हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन इस वीडियो में एमिली डिकिंसन के बारे में उनके बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनल जानकारी के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे है। और जो इनका बर्थ पीरियड है वो 1830 से लेके 1886 तक रहा है। और ये इनकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन इनका जो पोइटिक करियर है वो इनकी खुद की लाइफ के सामने तो सामने नहीं आया, बट बाद में आया तो एक अच्छी कवियत्री के रूप में ये हमारे सामने आई। तो इनका लिटरेचर में हमें कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ नज़र आती है। तो देखते हैं अपन इसको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे। इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो शी वाज बॉर्न टू रिलीजियस वेल टू डू फैमिली एंड हैड अ नॉर्मल चाइल्ड इन अमेरिस्ट। यानी इनका जो जन्म है वो एक धार्मिक परिवार में होता, बहुत धनवान फैमिली थी। और जो जगह का नाम है वो एमहेस्ट मैसाचुसेट्स, ये कि एक नॉर्थ ईस्टर्न यूएस स्टेट है, न्यू इंग्लैंड में। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अटेंडिंग स्कूल, टेकिंग पार्ट इन चर्च एक्टिविटीज़, रीडिंग बुक्स, लर्निंग टू सिंग एंड प्ले द पियानो, राइटिंग लेटर्स एंड टॉकिंग, टेकिंग वॉक्स, ये सारी इनकी हैबिट्स थी। शी स्टडीड इंग्लिश एंड क्लासिकल लिटरेचर एंड लेटिन, ऑल्सो वाज टॉट इन अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग रिलीजन, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी। उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश और क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ा और लैटिन की भी अच्छी जानकार थी। ऑल्सो वाज टॉट इन अदर सब्जेक्ट, और अपन रिलीजन के बारे में जानकारी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इनके बारे में भी वो अच्छी जानकारी रखती थी। 1840 एमिली वाज एजुकेटेड एट द नियर बाई अमहरिस्ट एकेडमी, जो कि पास में ही अमहरिस्ट एकेडमी थी, वहाँ पे इनकी एजुकेशन हुई। सी स्टडीड इंग्लिश एंड क्लासिकल लिटरेचर, और इन्होंने बाकी ये सारी वहाँ पे रह के पढ़ाई करी। इन 1947 एट 70 डिकिंसन बिगेन अटेंडिंग मैरी लॉन्स माउंट हॉलियोके फीमेल सेमिनरी, माउंट होलिक कॉलेज। ये कॉलेज उन्होंने 18 में, ये उनकी खुद पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है जो उन्होंने वहाँ से एजुकेशन ली, तो आप देख सकते हैं। रिटर्न होम आफ्टर लेस देन अ ईयर एट द सेमिनरी एंड शी डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल। वो वापस वहाँ से लौटने के बाद सेमिनरी स्कूल कॉलेज से फिर वापस कभी स्कूल नहीं गई। सम स्पेकुलेट that she was homesick. However, there is also speculation that she refused to sign an oath stating she would devote her life to Jesus Christ. उनके लाइफ के बारे में ये जाना जाता है कि शी वाज होमसिक, उनके अंदर मानसिक घरेलू परेशानियां थीं। हाउएवर देयर इज ऑल्सो स्पेकुलेशन, और उनके बारे में ये बात कहा जाता है कि शी रिफ्यूज टू साइन एन ओथ, उन्होंने एक ओथ थी जो अपनी लाइफ को जेसस क्राइस्ट के बारे में मतलब जेसस क्राइस्ट से रिलेटेड एक ओथ थी, उसको भी उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी लाइफ को जेसस क्राइस्ट को डिवोट करना नहीं चाहती थी। तो ये भी उनके बारे में कहा जाता है। एवरीवन एक्सपेक्टेड हर टू मैरी एंड रेज अ फैमिली लाइक मोस्ट वुमेन ऑफ हर क्लास। सब लोग उनसे शादी करके एक फैमिली राइज करना चाहते थे, जैसे कि बाकी कॉमन वुमेन होती हैं, बट ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम डिकिंसन ऑल्सो रेफर टू अ ट्रॉमा दैट शी डिस्क्राइब्ड इन लेटर। इसी समय उनको एक परेशानी का वो डिस्क्राइब करती हैं एक लेटर में। आई हैड अ टेरर, मुझे भय था, सिंस सितंबर से, आई कुड नॉट टेल टू नन, जो से मैं किसी को नहीं बता सकी। द कॉज ऑफ दैट टेरर इज अननोन, इसके बारे में इस कारण का आज तक पता नहीं है, अननोन है ये। Dickinson used precise language and unique poetic forms to simultaneously reveal and conceal her private thoughts and feelings. जैसा कि मैंने कहा था, इनकी जो पोइटिक फॉर्म्स हैं वो यूनिक है, एक प्रेसाइज लैंग्वेज यूज करी है, और साथ साथ में इनकी जो प्राइवेट थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको रिवील किया है, कंसील किया है अपनी पोइम्स के द्वारा। वॉट हैपन टू टर्न अ यंग गर्ल इनटू अनरिकॉग्नाइज्ड पोइट हु नेवर लेफ्ट हर हाउस। इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड पोइट के रूप में सामने आई, और जिन्होंने कभी अपने घर को नहीं छोड़ा, यानी हमेशा ये घर के अंदर ही रहीं। डिकिंसन यंग ईयर्स वर विदाउट नो टर्मोइल, इनकी जो यंग एज थी, यंग ईयर्स थी, वो बिना परेशानियों की नहीं गुजरी। दैट्स ऑफ हर फ्रेंड्स रिलेटिव्स इंक्लूडिंग हर यंग कजिन सोफिया हॉलैंड प्रॉम्प्टेड क्वेश्चंस अबाउट डेथ एंड इमोर्टैलिटी। यानी इनकी जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरा था। उनके फ्रेंड्स की डेथ वगैरह हो गई थी, जिसमें जिसकी कज़न सोफिया हॉलैंड थी वो शामिल है।
और फिर भी डेथ एंड इमॉर्टैलिटी के इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए। फ्रॉम द प्लेजेंट स्ट्रीट हाउस लोकेटेड नियर द टाउन सीमेट्री, Dickinson could not have ignored the frequent burials that later provided powerful imagery of her poems. इनका जो हाउस था वो एक सीमेट्री यानी क्रेमेटेड एरिया होता है ना, जहाँ पे बुरियल प्लेस बहुत सारे लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ पे था। तो वहाँ पे बहुत सारे बुरियल्स देखे थे इन्होंने, बहुत सारे दफन होते हुए इंसानों को देखा था। तो बाद में यही उनकी इमेजिनेशन बनती है, उनकी आगे वाली पोएम में इमेजरी के रूप में उन्होंने यूज किया है। फर्स्ट मैरिड फेलोर शी हैड फॉलन इन लव विद अ मैरिड लॉयर हु सून डाइड टीबी। इनका जो पहला मैरिड फेल्योर था वो इन्हें एक मैरिड लॉयर से प्यार हो जाता है, और जो कि जल्द ही टीबी से उनकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद ये इन्हें फिर अगेन एक मैरिड मैन से ही प्यार होता है जो कि मिनिस्टर होता है। ही मूव टू सैन फ्रांसिस्को इन 1862। अबाउट दिस टाइम शी रोट आई सिंग एज द बॉय डज बाई द वरिंग ग्राउंड बिकॉज आई एम अफ्रेड। इस टाइम के बारे में उन्होंने लिखा है, आई सिंग मैंने गाया जैसे कि एक लड़का गाता है, बाई द वरिंग ग्राउंड किसके बारे में, एक जो क्रेमेटेड एरिया होता है, जो वरिंग प्लेस होता है, उसके बारे में उन्होंने गाया, बिकॉज आई एम अफ्रेड क्योंकि मैं बहुत दुखी थी। विद इन अ फ्यू ईयर्स शी हैड रिटायर्ड फ्रॉम ऑल सोशल लाइफ इन Amherst. She remained in her parents' house and where she gardened, did household work and wrote poetry. कुछ वर्षों के बाद ये वापस लौटकर अपने घर आ जाती हैं। एमहर्स्ट यही इनका मेन प्लेस रहा है, और वहाँ जो इनका पेरेंट्स हाउस था वहीं पे इन्होंने गार्डन किया, हाउस होल्ड वर्क किए और पोएम्स लिखी। विच शी वुड समटाइम्स सेंड टू पीपल एज गिफ्ट्स फॉर वैलेंटाइंस और बर्थडे अलॉन्ग विद अ प्योर कुकीज। यानी जहाँ से ही वो कभी कभी लोगों को गिफ्ट्स के तौर पे वैलेंटाइन बर्थडे पर ये सारी वेट किया करती थी, गिफ्ट्स दिया करती थी। ओनली अ फ्यू ऑफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड इन हर लाइफ टाइम, यानी उनकी खुद के जीवन में बहुत कम ही पोएम्स थी जो पब्लिश हो पाई थी। शी सेंट 4 ऑफ देम टू अ क्रिटिक मिस्टर हगिंसन आस्किंग फॉर हिज हेल्प। अपने समय में उन्होंने अपनी सेंट 4 ऑफ देम टू क्रिटिक, यानी 4 पोएम्स थी जो कि इन्होंने लिखी थी, उनमें से मिस्टर हगिंसन क्रिटिक थे, उनके पास भेजी थी और हेल्प के लिए हेल्प मांगी थी। व्हेन ही सेंट सजेशंस फॉर चेंजिंग हर पोएम शी रिप्लाइड इन अ लेटर। जब उन्होंने अपना जो मिस्टर हगिंसन थे उन्होंने उनकी पोएम में चेंज करते हुए उनको जो सजेस्ट दिया, उनका उत्तर उन्होंने एक लेटर में लिखा, थैंक यू फॉर द सर्जरी, इट वाज नॉट सो पेनफुल एज आई सपोज, आई ब्रिंग यू अदर्स एज यू आस्क। वह कहते हैं आपने जो मेरे लिए सर्जरी की है, मेरे में जो करेक्शंस किए हैं वो इतने पेनफुल नहीं है जितना मैं समझती थी। आई ब्रिंग यू अदर्स, मैं तुम्हारे लिए और लेके आऊँगी, एज यू आस्क, यदि तुम कहोगे। आफ्टर हर दैट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फाउंड बंडल्स ऑफ हर पोएम्स नियरली 1800 इन ऑल। उनकी डेथ के बाद उनकी जो पोएम्स थी वो लगभग कितनी मिली, 1800। दे एडिटेड एंड करेक्टेड हर पोइट्री एंड हैड इट पब्लिश्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद इनको उन्होंने एडिट किया, करेक्ट किया और बाद में ये इंस्टॉलमेंट्स के रूप में पब्लिश हुई। इन 1955 थॉमस एस जॉनसन फाइनली पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ हर पोएम्स दैट हैड नॉट बीन करेक्टेड। यानी एक कलेक्शन आया था उनका जो कि थॉमस एस जॉनसन ने पब्लिश कराया था, जिसको करेक्ट भी नहीं किया गया था। दीज आर द वर्जन्स वी रीड टूडे, और वही वर्जन्स हैं जो आज हम स्टडी करते हैं। इनकी जो कुछ फेमस पोइम्स हैं वो देख लेते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, आई एम नोबडी, हु आर यू, होप इज द थिंग विद फीदर्स, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, देयर इज अ सर्टेन स्लांट ऑफ लाइट, wild nights, wild nights. This is my letter to the world. I dwell in possibility. I heard a fly buzz when I died. It was not that for I stood. आप एक चीज़ देख सकते हैं, सारी की सारी पोएम्स उन्होंने खुद को रिवील किया है, और सारी उनकी मतलब खुद की जो पर्सनल टच है वो सारी पोएम्स हमें देखने को मिलता है। तो थैंक यू गाइस, ये था एमिली डिकिंसन के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।